हेलो बच्चों, तो आज है क्वेश्चन आंसर डे। तो इस वीडियो में हम थ्योरी नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम लेवल भी होंगे और आपके कंसेप्ट्स भी समझ में आएंगे कि कितने आप समझ चुके हो। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो मेरा मानना है बच्चों कि कंसेप्ट क्लियर है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग शेप इन प्लांट सेल्स? पहला न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या साइटोप्लाज्म। जल्दी से अपने अपने आंसर्स बताओ बच्चों, क्या है आपके आंसर्स? सो द करेक्ट आंसर इज, सबको पता है बच्चों, सेल वॉल। कि हमने यही बात करी है कि इस प्लांट सेल्स को कौन रिजिडिटी देता है, उसकी शेप कौन मेंटेन करवाता है? सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अ प्लांट सेल विल, क्या होगा बच्चों बताओ जल्दी से? बर्स्ट करेगा, रिमेन अनचेंज रहेगा, अंडरगो प्लाज्मोलिसिस रहेगा या इंक्रीज इन साइज? जल्दी से आंसर्स बताओ बच्चों। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन बच्चों मैं यहां दे देती हूं आप लोगों को। सो प्लाज्मोलिसिस इज द प्रोसेस वेयर प्लांट सेल्स लूज वाटर इन दी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। ठीक है, जब हाइपरटोनिक सिचुएशन बनती है तो उस एनवायरनमेंट में सेल मेम्ब्रेन में से वाटर लूज कर जाता है सेल। तो उससे क्या होता है, सेल अंदर से तो श्रिंक कर जाता है, बट सेल वॉल इतना रिजिड होता है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन अलग हो जाती है। बट सेल श्रिंक हो गया, बट आपका सेल वॉल इंटैक्ट रहता है। तो देखो यहाँ पे साइज वही है सेल्स का, ठीक है, बट अंदर से सेल पूरी श्रिंक हो चुकी है। दिस अकर्स क्यों? ऑस्मोसिस की वजह से। तो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर सेल लीव करती है और साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है बच्चों। ओके बच्चों, ये कंसेप्ट कभी मत भूलना क्योंकि ये आपको आगे भी डे टू डे लाइफ में समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स? पहला है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल या न्यूक्लियस। जल्दी जल्दी अपने आंसर सोच के लिखो बच्चों। आगे आंसर तो सबको पता है बच्चों, सेल वॉल। अभी हमने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसी बारे में बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम लो टू हाई, विदाउट एनर्जी या थ्रू प्रोटीन्स ओनली? सारे ऑप्शंस लिखे हैं, जल्दी से आंसर सोचो। आंसर इज फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हमने यही बात करी थी कि डिफ्यूजन जो हो जाता है, हमने उसके एग्जाम्पल की भी बात करी थी, जैसे परफ्यूम छिड़कते हैं तो एक जगह हाई कंसेंट्रेशन होता है परफ्यूम का तो पूरे रूम में डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, ये वही कंसेप्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज, क्या है जल्दी से बताओ। सबको पता है, हमने डिस्कस किया था, सेल्यूलोज। तो सेल वॉल जो बनी होती है वो मेनली बनी होती है बच्चों सेल्यूलोज की वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये थोड़े से थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, इससे आपको लिखना भी आएगा। सो बी विद मी। टू सेल्स A and B are placed in concentrated solutions. After some time, cell A shrinks completely and cell B shows shrinkage of inner contents but outer shape remains unchanged. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई विच सेल इज प्लांट सेल एंड विच इज एनिमल सेल। तो क्या है इसका आंसर? बेटा देखो, ये श्रिंकिंग इनर कंटेंट की दिखा दी बट आउटर शेप तो एज इट इज रहा ना, तो कौन सा बन गया ये बन गया आपका प्लांट सेल। ओके, और दूसरा जो कंप्लीटली हो गया वो क्या बन गया हमारा, एनिमल सेल। राइट, आइडेंटिफाई विच सेल इज प्लांट सेल एंड विच इज एनिमल सेल, पता ही चल गया ना। दूसरा है, explain why the outer shape of the cell does not change because of the rigid cell wall। इसमें बच्चों ये जरूर देखना कि मैंने आंसर्स कैसे लिखे हैं क्योंकि अब एनसीईआरटी थोड़ा सा बदल गया है, तो आंसर्स भी इसी तरह से करने सीखो। नेम द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। द प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। ओके, व्हाट विल हैपन इफ बोथ सेल्स आर प्लेस्ड इन डिस्टिल वाटर? तो अगर डिस्टिल वाटर में डाला है तो एनिमल सेल में बर्स्ट या प्लांट सेल्स विल बिकम टर्गिड। Okay, next question. A farmer accidentally sprayed a concentrated salt solution on his crops. तो यहीं से बच्चों आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाना चाहिए कि सॉल्ट सोल्यूशन मैंने डाला है तो क्या हो गया होगा मेरे सेल्स में, ऑस्मोसिस। पर ठीक है, अभी हम ना क्वेश्चंस का वेट करते हैं, इतने में ही आपको समझ में आना शुरू हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन वाला हमसे क्या बोलेगा। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू आवर्स द लीव स्टार्ट्स विल्टिंग।
ठीक है, द प्लांट्स डिड नॉट कंप्लीटली लूज इट्स शेप, ठीक है, नई शेप लूज करी, ऑब्वियसली हमें पता ही है ना इसका आंसर, ठीक है, अभी बोलना मत बच्चों। वाई डिड द प्लांट सेल लूज वाटर, पहले तो ये बताओ क्यों लूज किया होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन था ना, है ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑस्मोसिस, ओके, एंड नेम द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल, ऑस्मोसिस। व्हाई डिड द सेल्स नॉट कंप्लीटली कोलैप्स, क्योंकि सेल वॉल थी, इट हेल्प्ड इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल, ओके, ये भी लिख लेना साथ में, इट हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल्स। व्हाट शुड द फार्मर डू टू रिकवर प्लांट्स, उसको थोड़ा सा वाटर देना चाहिए, वाटर देगा तो क्या होगा, जो सॉल्ट सोल्यूशन बेचारे डाल दिया वो डाइल्यूट होगा थोड़ा सा, उससे क्या होगा कि धीरे धीरे सेल पे से वो इफेक्ट कम होगा और वाटर वापस मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, a student placed a plant cell in distilled water, then after some time the cell became swollen and did not burst। ये क्वेश्चन बेटा अभी पीछे ही हमने छोटे से पार्ट में कवर किया था। Why did that cell swell? सेल ने स्वेल क्यों किया, ऑस्मोसिस में वाटर एंटर कर गया ना। Why did not it burst? It did not burst due to cell wall, है ना, उसने रिजिडिटी दी। Name the structure responsible for preventing bursting। हाँ, अभी बोला बेटा, किसने बचाया, सेल वॉल ने। What would happen to an animal cell in the same condition? एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है, तो गेस करो क्या हो जाएगा, वो बर्स्ट कर जाएगी बच्चों, बर्स्ट, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आए हो। 3 बोनस क्वेश्चंस और है बच्चों आपके लिए, दैट इज एनसीईआरटी पेज 14 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, दैट इज पॉज एंड पॉन्डर, ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस को भी हम बहुत प्रॉपर्ली आंसर करेंगे। What arguments would you give for the necessity of a plant cell wall usually fixed in one place versus in animals usually moving from one place to another? है ना, कि क्या नेसेसरी है उनके लिए कि उनके पास सेल वॉल क्यों नहीं होना चाहिए। पहले तो क्वेश्चन समझो बच्चों, What argument would you give, मतलब आपको यहाँ पे कोई ना कोई उनको एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है, फॉर द नेसेसिटी ऑफ अ सेल वॉल, कि हमें सेल वॉल की जरूरत क्यों है। बच्चों जब भी क्वेश्चंस घुमा के आए और फंस जाओ तो उनको हिंदी में सोचना शुरू कर दो, अपनी जो भी मदर टंग हो उसमें सोचना शुरू कर दो, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं सेल वॉल की नेसेसिटी के ऊपर इन प्लांट्स यूजुअली फिक्स्ड इन वन प्लेस, है ना, यूजुअली एक ही जगह पे फिक्स करने के लिए, वर्सेस, ऑब्वियसली वर्सेस देना पड़ेगा ना, वर्सेस इन एनिमल्स, एनिमल्स में यूजुअली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो मूव करते रहता है बेटा, क्योंकि जो सेल्स होती, देखो प्लांट्स जो होती हैं, प्लांट्स को वो एक फिक्स्ड प्लेस पे होती है ना, वो कहीं मूव नहीं होती हैं, बट एनिमल्स मूव होते रहते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें आर्ग्यूमेंट देना है उसके सेल्स के लिए। तो प्लांट्स आर यूजुअली फिक्स्ड इन वन प्लेस और इधर उधर मूव नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर बस ऐसा एक्सटर्नल स्ट्रेस रहता है कि हवा चल रही है, बारिश आ गई है, उनके ऊपर बर्फ गिर जाती है ना, तो उनके कोई डैमेज ना हो, वो किसी प्रेशर से टूट ना जाए, हवा चल रही है तो पता चला वो ब्रेक ना हो जाए, तो इसीलिए उनको बेटा सेल वॉल की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं है ना। आपने कभी देखा है किसी प्लांट को अपने रूट्स उठा के चलता हुआ और बारिश आ रही है तो मैं किसी घर में छुप गया, राइट? ऐसा नहीं होता ना, तो प्लांट्स को बेचारे तो वही सॉइल में गड़े रहते हैं ना, तो क्या होता है उनको मैकेनिकल सपोर्ट भी देना होता है, प्रोटेक्शन भी देना होता है और शेप भी मेंटेन करवानी पड़ती है बेचारों की, इसीलिए भगवान ने ही उनको सेल वॉल दे दिया, इसीलिए नेचर ने उनको सेल वॉल दे दिया। अभी इसका वर्सेस किससे दिया, हमें एनिमल्स से दिया, तो एनिमल्स जो है भैया उनको तो मूव करना है, वो तो घर में छुप जाएंगे किसी भी इस तरह के डैमेज में, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, इसीलिए एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, और उनकी नेसेसिटी क्या है कि उनको मूवमेंट करना है, तो अगर तुमने उनकी बॉडी इतनी रिजिड बना दी, उनके सेल्स इतने रिजिड बना दिए तो मूव ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए वो अपना शेप भी चेंज कर रहे हैं, वो मूव भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर पा रहे हैं, सेल वॉल्स होती तो नहीं कर पाते बच्चों। Okay, next question. What consequences would you predict? What consequences would you predict? ये भरे भरे, ये इतने भारी भारी वर्ड से घबराना नहीं है बच्चों, क्वेश्चन समझो। फॉर अ प्लांट सेल, प्लांट सेल्स के लिए
इफ इट्स सेल वॉल, अगर उसकी सेल वॉल भी एक सेल मेम्ब्रेन की तरह ही फ्लेक्सिबल हो जाए। तो पहले बेटा आंसर मत सोचो, पहले अपने दिमाग में सोचो आंसर को, कि अगर सेल, प्लांट सेल्स जो है उनके पास सेल वॉल नहीं हुई, वो फ्लेक्सिबल हो गए, तो क्या होगा? अभी हमने जो बात करी, हमें सेल वॉल चाहिए क्यों होती है? क्योंकि वो डैमेज से हमें बचाती है। अब सेल वॉल चली गई तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला आंसर डैमेज हो जाएगा। करेक्ट। सेल वॉल हमें क्या देती है? हमें शेप मेंटेन करवाती है, तो शेप मेंटेन नहीं होगी, फ्लेक्सिबल हो गए तो वो अपनी रिजिडिटी लूज कर जाएंगे। आंसर्स निकालो, ऐसे ही आंसर्स निकलेंगे, ठीक है। अब वो वाली एनसीईआरटी नहीं रही जिसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को रटो और आंसर्स निकल जाएंगे। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग ने इतने एक्सपेरिमेंट्स करे कि भाई हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है तब भी सेल वॉल रिजिड रहती है, तब भी सेल खराब नहीं होती। अब क्या हो गया, तुमने सेल वॉल हटा दी ना, तो सेल वॉल हट गई तो क्या होगा? सेल वापस बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। और प्लांट खड़ा भी नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, प्लांट खड़ा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सेल वॉल नहीं है उसके पास, तो वो अपनी शेप भी मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको बच्चों समझ में आ रहा है किस तरह से इन क्वेश्चंस के बारे में हमें सोचना है और किस तरह से उनको हमें आंसर करना है, ठीक है। आंसर्स हमें अब इस तरह से ही करने होंगे, एनसीईआरटी अब बदल चुकी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is it important to cut two potatoes pieces in roughly equal sizes and measure their initial weight before placing them in different liquids? हमने बेटा अपनी रिकॉर्डिंग में भी ये बात करी थी कि पोटैटोस को हम दो इक्वल पार्ट्स में मेजर कर रहे हैं और उनको वेट कर रहे हैं। ओके, उनको बेटा इसीलिए करना पड़ा था हमें ताकि हमें उनके ओरिजिनल शेप्स पता रहे, है ना। अगर मैंने छोटे बड़े ही सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दिए तो पता चला कौन सा किस में कितना डिफरेंस आएगा हमें पता थोड़ी चलेगा। तो अगर मुझे कोई दो पोटैटोस के बीच में कंपैरिजन करना है तो मुझे उनको रखना तो इक्वली पड़ेगा ना बेटा। ऑलरेडी छोटे बड़े होंगे तो उनमें मैं क्या कंपैरिजन करूंगी? तो वही आंसर है इसका। So the two potato pieces are cut in roughly equal sizes and their initial weight is measured to ensure a fair comparison, है ना। फेयर कंपैरिजन करने के लिए इक्वल साइजेस से क्या होगा, सेम एरिया और सेम वॉल्यूम होगा। इससे क्या होगा, इनिशियल वेट जो होगा, मेजरमेंट हेल्प्स इन एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंज। जो भी आपका चेंज आएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, उसकी एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन आप कर पाओगे, ठीक है। दूसरा, इससे एक्सपेरिमेंट जो हो गया वो रिलायबल हो गया और वैलिड हो गया। ऑलरेडी छोटा बड़ा ले लेते तो साइंटिस्ट ही बोल देते कि अरे तुमने तो पहले से ही छोटा लिया था। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये 3 क्वेश्चंस भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं। उससे आप लोगों को बहुत क्लैरिटी आई होगी बच्चों, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, मैं उनके आंसर्स करूंगी। और इन क्वेश्चंस में भी कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे वो भी बताओ। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।